हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एसएपी बिजनेस वन में परचेज मॉड्यूल के अंदर एपी इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। म- मैं 4-5 स्क्रीन पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ब्लैंकेट एग्रीमेंट से लेकर के जीआरपीओ तक। बीच में 4 स्क्रीन्स और आती हैं। इन 4 स्क्रीन्स पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि एसएपी बिजनेस वन में एपी इनवॉइस का प्रॉपर क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। नॉर्मली जो एसएपी बिजनेस वन में एपी इनवॉइस क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है परचेज ऑर्डर से। सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। उसके बाद गुड रिसिप्ट पीओ, जिसको हम नॉर्मली जीआरपीओ भी बोलते हैं, जीआरपीओ क्रिएट होता है। उसके बाद एपी इनवॉइस क्रिएट होता है। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है एपी इनवॉइस के अंदर, वो है ट्रांजैक्शन टाइप का। ठीक है। जब आप एपी इनवॉइस का स्क्रीन ओपन करते हो, वहां पर आपको हेडर लेवल पर एक ऑप्शन मिलता है ट्रांजैक्शन टाइप, जिसके अंदर आपके 3 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है जीएसटी टैक्स इनवॉइस का, दूसरा होता है बिल ऑफ सप्लाई का, तीसरा होता है जीएसटी डेबिट मेमो का। ठीक है। मैं आज आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें से बताऊंगा जीएसटी टैक्स इनवॉइस कैसे क्रिएट होती है, और साथ ही साथ अगर टैक्स ओनली पोस्ट करना है, आपने कोई एपी इनवॉइस बनाई है, गलती से उसमें टैक्स रेट आपके गलत पड़ गए हैं, उसके बाद आप चाहते हो कि बिना इनवॉइस कैंसिल किए आप सिर्फ टैक्स के अमाउंट को पोस्ट करो, तो टैक्स ओनली का एक ऑप्शन होता है। आप इसको कैसे पोस्ट कर सकते हो। बिल ऑफ सप्लाई कब क्रिएट करनी चाहिए, जब हमारा वेंडर अनरजिस्टर्ड होता है और बिल पे टैक्स नहीं लगाना होता है, उस समय हम बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब हम जीएसटी डेबिट मेमो क्रिएट करते हैं और उस समय क्वांटिटी का इम्पैक्ट जब नहीं लेना होता है, तो विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग का एक ऑप्शन होता है, जिसको यूज करके हमारा क्वांटिटी प्लस माइनस नहीं होती है, हमारा पार्टी का वैल्यू अप एंड डाउन होता है। ठीक है। तो आज हम ये सारी प्रोसेस ए वन बाई वन करके सीखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो है जीएसटी डेबिट मेमो विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग का। जो एसएपी बी1 में नॉर्मली जो कंपनीज में डेटा यूज होता है, वो क्या होता है कि बहुत सारे यूजर जीएसटी डेबिट मेमो तो बनाते हैं बट इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे पूरे स्टॉक कंपनी के अंदर पूरे स्टॉक को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस ऑप्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो आज ये भी हम सीखेंगे। ठीक है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने फ्रेश वेंडर बनाया है शिवम प्राइवेट लिमिटेड के नाम का, और एक फ्रेश आइटम कोड है लैपटॉप बैटरी का। जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन करते जाएंगे वेंडर और आइटम के साथ साथ साथ, उसी समय हम ये भी देखते जाएंगे कि हमारे हर एक डॉक्यूमेंट पे वेंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। वेंडर कोड हमारा 005 रहेगा पूरी परचेस साइकिल में, और आइटम कोड रहेगा 007। ठीक है। तो सबसे पहले वेंडर चेक कर लेते हैं बीपी मास्टर पे हमारा क्या क्या इसका सेटिंग है। अभी मैं गया वेंडर मास्टर पे, तो अभी आप देख रहे हो जो मेन इम्पैक्ट पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, वो यहाँ पर पड़ेगा। जैसे ही हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, हमारा परचेज ऑर्डर का वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद जैसे ही हम जीआरपीओ क्रिएट करेंगे, जीआरपीओ का वैल्यू हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम एपी इनवाइस क्रिएट करेंगे, हमारा आउटस्टैंडिंग मींस अकाउंट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी इसके तीनों ऑप्शन जीरो हैं, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं आइटम भी दिखा देता हूँ, उसे भी समझेंगे कि आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हर एक ट्रांजेक्शन के साथ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसका मेनली इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेंट्री टैब के अंदर।
अभी आप देख पा रहे हो इसका जो डिफॉल्ट वेयर हाउस है वो है स्टोर वेयर हाउस, और इसमें सब कुछ जीरो है, सारा कुछ ब्लैंक है, कहीं भी कोई स्टॉक या कमिटेड या ऑर्डर्ड या अवेलेबल कुछ भी नहीं है। अगर इन चारों कॉलम के बारे में समझना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो में आइटम मास्टर डेटा क्रिएशन का वीडियो है, आप इन चारों कॉलम्स के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा आइटम भी फ्रेश है और वेंडर भी फ्रेश है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, मैं क्रिएट करूंगा परचेज ऑर्डर। तो मैं जाता हूँ एपी इनवाइस पे, परचेज ऑर्डर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेंडर, 5 नंबर वेंडर। अभी मैं परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ और अपना आइटम ले लूंगा 7 नंबर। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत डिटेलिंग में जाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने परचेज ऑर्डर इस वेंडर का ले लिया और ये आइटम कोड ले लिया। मान लो मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ 100 रुपए से। ठीक है, अब मैं जैसे ही परचेज ऑर्डर ऐड करूंगा, तो क्या कह रहा है, जीएसटी टैक्स कोड सिलेक्टेड, 1 मिनट आइटम देख लेते हैं। सॉरी, ये आइटम जीएसटी इनेबल नहीं था जिसकी वजह से वो टैक्स कोड नहीं ले रहा था। ठीक है, तो मैं दोबारा से सिलेक्शन करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मैं 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ 1000 रुपीज से। अब मैं जैसे ही इस परचेज ऑर्डर को ऐड करूंगा, परचेज ऑर्डर ऐड होते ही देखते हैं वेंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब मैंने आपको परचेज ऑर्डर क्रिएशन से जस्ट पहले दिखाया था तो वहां पर परचेज ऑर्डर की फील्ड में 0 0 था, बट अभी ऑर्डर ऐड होते ही यहाँ पर 10,500 रुपये यहाँ पे आपको दिखने लगे। मतलब इस वेंडर के साथ 10,500 रुपये के ऑर्डर अभी पड़े हुए हैं। आप इन ऑर्डर्स की वैल्यू देखना चाहते हो तो आप इस गोल्डन एरो पे क्लिक करोगे, तो आपका जो भी ऑर्डर नंबर होगा 16/6 को क्रिएट हुआ है, 22 नंबर डॉक्यूमेंट, 10,500 की वैल्यू, इसमें 500 रुपये आपका जीएसटी हो गया और बाकी आपकी बेसिक वैल्यू। तो ये आपका परचेज ऑर्डर आप यहाँ से खोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, यहाँ पर आपको उसका वैल्यू दिखने लगा। मान लो इस वेंडर के हमने 20 परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रखे हैं, तो 20 का जो टोटल वैल्यू होगा वो आपको परचेज ऑर्डर की यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ही हमने इस आइटम को ओपन करेंगे, इन्वेंट्री टैब में जाएंगे, तो ये दिखाएगा कि ऑर्डर्ड, हमने 10 बैटरीज ऑर्डर की हैं इस वेयर हाउस में। तो ये आपको परचेज ऑर्डर क्रिएट करते ही ऑर्डर्ड में आपको दिखने लगा। अब मान लो यहाँ पर 500 क्वांटिटी लिखी होती तो आपको तो इस आइटम पे आकर के पता ही नहीं चल रहा है कि 500 क्वांटिटी किस किस ऑर्डर के अगेंस्ट में है। तो इसको जानने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे और अवेलेबल टू प्रॉमिस पे क्लिक करोगे, तो ये जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है जिस किसी ऑर्डर में अटैच होगी वो ऑर्डर नंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। पीओ नंबर 22 है, 10 ऑर्डर क्वांटिटी है और ये वेयर हाउस है। ठीक है, तो आपने देखा कि परचेज ऑर्डर क्रिएट करते ही आइटम पे स्टॉक का इम्पैक्ट आ गया, वो वैल्यू चली गई ऑर्डर के कॉलम में क्वांटिटी की, और जो टोटल अमाउंट था वो पार्टी के ऑर्डर परचेज ऑर्डर वाले फील्ड में उसका वैल्यू आपको दिखने लगा। अब इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मैं क्रिएट करूंगा जीआरपीओ, गुड रिसिप्ट पीओ। जैसा कि मैंने बताया था, पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा फिर गुड रिसिप्ट पीओ क्रिएट होगा। ये परचेज साइकिल का लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्रिएट करूंगा जीआरपीओ। जीआरपीओ हमारी पार्शियल भी होती है और फुली भी होती है। मान लो 10 का ऑर्डर था, अभी मैंने 5 बैटरियां ही मंगवाई, तो मैं यहाँ पर 5 डाल दूंगा। 5 डालने के बाद इसको सिंपली इसका जेई भी चेक कर लेते हैं, इसका जर्नल एंट्री। और ध्यान देने वाली बात है कि जीआरपीओ करते ही हमारी जर्नल एंट्री मीन्स फाइनेंशियल्स हमारे हिट होने लगते हैं। ठीक है, अब जीआरपीओ के टाइम पे हमने 5 क्वांटिटी ली है,
तो अब देखो, जो गुड रिसिप्ट बट नॉट इनवॉइस GRNI अकाउंट है हमारा 5,000 रुपए से क्रेडिट हो गया, और हमारा जो इन्वेंट्री अकाउंट है वो 5,000 रुपए से डेबिट हो गया। उसके बाद ये दोनों अकाउंट जो होते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट और ये हमारा परचेज अकाउंट होते हैं। ठीक है, जिस किसी भी कंपनी के सेटअप में कंपनी डिटेल में परचेज अकाउंटिंग इनेबल होगी, उन दो उन उस GRPO में आपको ये दो लेजर दिखाई देंगे। जिसमें नहीं होगी उसमें ये दो लेजर नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ टॉप के दो अकाउंट ही दिखाई देंगे। ठीक है, बेसिकली परचेज अकाउंटिंग हम सिर्फ अपनी परचेज को मेंटेन करने के लिए इनेबल करते हैं, जिससे हमारी टोटल परचेजिंग हम सिंगल अकाउंट में अपना चेक कर सकते हैं, वेंडर वाइज हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम इस जेई को कॉपी कर लेते हैं, इसका भी इम्पैक्ट देखेंगे कि एपी पे क्या पड़ेगा। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब आप देख पा रहे होगे कि हमारा जो GRNI अकाउंट है यहाँ पर ये हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, मैं इसकी GRPO अब ऐड कर देता हूँ, और GRPO ऐड होते ही 5 बैटरियां हमारे स्टॉक में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने 5 की GRPO ऐड कर ली। अब सोच के देखो वेंडर और आइटम पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। हमारा 10,500 रुपए का परचेज ऑर्डर था, जो वेंडर के हेडर लेवल पे आपको परचेज ऑर्डर वाले बॉक्स में दिख रहा था। ठीक है, अब मैंने 5 की GRPO कर दी, मतलब आधे वैल्यू का GRPO कर दिया। तो अब परचेज ऑर्डर वाले बॉक्स से वैल्यू आधी शिफ्ट हो गई होगी GRPO वाले फील्ड में। तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो, परचेज ऑर्डर आधे का GRPO हो गया, मतलब 10 का जब परचेज ऑर्डर था तो यहाँ पर 10,500 दिख रहा था। अब आधे का मटेरियल आ चुका है, तो गुड रिसिप्ट PO में हमारा आधा वैल्यू ट्रांसफर हो गया, और जो ओपन परचेज ऑर्डर है वो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है उतने का वैल्यू। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी 5,250 रुपए का परचेज ऑर्डर हमारा ओपन पड़ा हुआ है इस वेंडर के लिए। ठीक है, अब इसमें से जिसको भी देखना हो डॉक्यूमेंट, आप उस गोल्डन एरो पे क्लिक करोगे तो GRPO नंबर खुल जाएगा, और अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो ये हमारा परचेज ऑर्डर नंबर खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वेंडर पे इम्पैक्ट। अब आइटम पे देख लेते हैं। GRPO क्रिएट करते ही इन स्टॉक में कितना आ गया, 5, और ऑर्डर में कितना बचा, 5, क्योंकि पहले 10 का ऑर्डर था, अब 10 की GRPO हो गई तो हमारा स्टॉक अवेलेबल हो गया। अब हम इसको, ये हमारा इन्वेंट्री का हिस्सा हो चुका है। ठीक है, तो वेंडर पे इम्पैक्ट देख लिया, आइटम पे इम्पैक्ट देख लिया। अब चलेंगे हम बनाएंगे एपी इनवॉइस। ठीक है, ये मैं गया क्रिएट किया एपी इनवॉइस। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो जो नॉर्मल परचेज है GRPO सीधा आप कॉपी टू करो, और आप यहां पर आकर के इसको सिंपल ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारी एक नॉर्मल परचेजिंग प्रोसेस हो गई, जिसमें कोई भी गलती नहीं थी, और हमने सिंपल सा अपना डॉक्यूमेंट ऐड कर दिया। एपी इनवॉइस बनते ही हमारा वेंडर पे क्या इफेक्ट पड़ा, जो GRPO की वैल्यू थी वो हो गई 0, और अकाउंट बैलेंस में GRPO का अमाउंट ट्रांसफर होगा, क्योंकि GRPO हमारी क्लोज हो गई। जैसे ही क्लोज होगी ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये जो एपी इनवॉइस है इसकी जर्नल एंट्री चेक कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख लेते हैं निकाल के, जो एक्सेल में मैंने GRPO निकाली थी, इन दोनों में इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो अकाउंट होते हैं, ये वाले, ये हमेशा GRPO में ये वाला अकाउंट क्रेडिट होता है, और एपी इनवॉइस बनते ही ये डेबिट हो जाता है। मतलब अगर ओपन GRPO नहीं है तो इस अकाउंट में वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये क्लियरिंग अकाउंट बोलते हैं, जो कि GRPO के टाइम पे क्रेडिट होता है और एपी इनवॉइस के टाइम पे सेम अमाउंट से डेबिट होता है।
तो इसमें वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है। अगर इसमें कहीं से भी कोई अमाउंट आ रही है, मतलब कोई ना कोई जीआरपीओ आपकी ओपन पड़ी हुई है जिसका एपी इनवाइस अभी बनना बाकी है, बाकी हमारी पार्टी क्रेडिट हो जाएगी, जीएसटी अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे। और ये तो हमारा हो गया इन्वेंट्री का पार्ट। ये हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे डेबिट हो गई और ये हमारा हो गया परचेजिंग। ठीक है। तो इस जीआरएनआई अकाउंट मींस क्लियरिंग अकाउंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा अपने सिनेरियो को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ठीक है। तो अपने सेम परचेज ऑर्डर का एक और जीआरपीओ बना लेते हैं। हमारा ये परचेज ऑर्डर था, इसमें 5 वैल्यू बची हुई थी। मैं एक बार फिर से इसका जीआरपीओ क्रिएट करता हूँ। और जीआरपीओ के टाइम पे मान लो मैंने गलती से टैक्स सेलेक्ट कर लिया 0%। 0% टैक्स। ये तो हो गया हमारा जीआरपीओ जिसमें टैक्स रेट हो गया हमारा गलती से 0। उसके बाद हम एपी इनवाइस पे जाएंगे, तो एपी इनवाइस पे भी मान लो हमारा टैक्स रेट गलती से पड़ गया 0। पहले 5% पे लगा के आपको दिखा देता हूँ कि टैक्स ओनली का फायदा क्या है। अब मैं जब 5% टैक्स लगा रहा हूँ तो इसकी जनरल एंट्री क्या हिट हो रही है, कॉपी टेबल करके देख लेते हैं शीट 2 में। इसको नाम दे देते हैं विथ 5%, 5% टैक्स। ठीक है। और मान लो गलती से हम यहाँ पर टैक्स परसेंटेज कर देते हैं 0 और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये हमारी एपी की जीएसटी टैक्स इनवाइस ऐड हो गई टैक्स रेट 0 के साथ। अब इसकी जनरल एंट्री चेक करते हैं तो आप देखोगे वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है। यहाँ पर 5250 रुपए पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ 5000, क्योंकि यहाँ पर टैक्स रेट कितना है 0, मैंने गलती से लगाना भूल गया। तो इन दोनों में 250 रुपए का जो है वो डिफरेंस आ गया। मतलब इसमें जो टैक्स में जो वैल्यू गई है वो 0 0 गई है और यहाँ पर 125 गई है। और हमारा एपी इनवाइस भी ऐड हो चुका है। ठीक है। अब एपी इनवाइस की पेमेंट भी हो गई या पेमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन अब मैं इनवाइस कैंसिल नहीं कर सकता किसी भी रीजन से। तो अब मैं इसका 5% टैक्स कैसे बढ़ाऊं। ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, एपी इनवाइस में अपना वेंडर सिलेक्ट करेंगे 5 नंबर। ठीक है। हम्म। उसके बाद जो भी हमारा आइटम था बैटरी, उसको ले लेंगे। कितने की इनवाइस थी, 5 क्वांटिटी की, 1000 रुपए से थी। ठीक है। अब हम यहाँ पर 5% टैक्स अपना लगा देंगे दोबारा से। और ये जो ऑप्शन होता है लाइन लेवल पे टैक्स ओनली का, इसको टिक कर देंगे। ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैं जनरल एंट्री चेक करूंगा तो इस एपी इनवाइस में सिर्फ 250 रुपए की एंट्री होगी। जो कि हमने टैक्स छोड़ दिया था अपनी इनवाइस में, वो एंट्री हमारी यहाँ पर टैक्स ओनली प्रेस करके करने से हमारी हो जाएगी। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 5250 रुपए थे, यहाँ पर 5000 थे। जब मैंने टैक्स ओनली प्रेस किया तो जो 250 रुपए कम थे यहाँ पे, वो 250 रुपए फिर से हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। जो 125 हमारे जीएसटी अकाउंट में जाने थे, यहाँ पर नहीं हिट हुए थे, वो यहाँ पर हमारे हिट हो जाएंगे। ठीक है। ये और ये यहाँ पर हिट नहीं हुए थे। और हमारा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट 0, क्योंकि इस पे इन्वेंट्री का इम्पैक्ट हमारा नहीं पड़ा।
तो जब भी कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि आपके साथ कोई इनवाइस, एपी इनवाइस या सेल इनवाइस, कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका रेज हो गया हो और गलती से टैक्स रेट आपके गलत लग गए हों या जीरो पड़ गया हो या कम या ज्यादा जो भी पड़ गए हों, तो जितना भी डिफरेंस आपको पोस्ट करना है, आप सिंपल सा स्टैंड अलोन एपी इनवाइस क्रिएट करो जीएसटी टैक्स इनवाइस के साथ। आप क्वांटिटी इंटू रेट फिल कर दो, टैक्स रेट लगा दो, बस इस ऑप्शन को आप टिक कर दो, टैक्स ओनली को। तो सिस्टम क्या करेगा कि सिर्फ जो टैक्स की वैल्यू होगी पार्टी में उतना ही क्रेडिट करेगी और आपके जीएसटी अकाउंट भी बराबर हिट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया परचेज ऑर्डर क्रिएशन, गुड रिसिप्ट पीओ, एपी इनवाइस, एपी इनवाइस के साथ साथ जीएसटी टैक्स इनवाइस बता दिया, और टैक्स ओनली कैसे पोस्ट करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है आपको वो भी बता दिया। बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है कि बिल ऑफ सप्लाई का डॉक्यूमेंट हमारा अनरजिस्टर्ड वेंडर के साथ पर बनता है। जो वेंडर हमारा जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होता, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, वो टैक्स लगा के हमको सेल बिल नहीं जनरेट कर सकता। ठीक है, उस केस में हम बिल ऑफ सप्लाई उस वेंडर का क्रिएट करते हैं और उसके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है। मान लो एक नंबर हमारा वेंडर है, कोई भी वेंडर होगा आपका, एड्रेस में जाओगे तो यहाँ पर इसको आप ब्लैंक कर दो और जीएसटी नंबर उसका खाली कर दो, दोनों जगह से उसका जीएसटी नंबर होएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में आप उसको अनरजिस्टर्ड वेंडर बना करके और यहाँ पर आप बिल ऑफ सप्लाई चूज करके नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, जैसी हमने अभी एपी इनवाइस की थी। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी आप कमेंट में डालिएगा, मैं बिल ऑफ सप्लाई पे भी एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारा जीएसटी डेबिट मेमो है, ये भी दो तरीके से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अब मान लो आपने जो भी एपी इनवाइसेस बना दी अभी तक सिस्टम में, ठीक है, दो इनवाइसें बनाई हैं, लेकिन अब उसका प्राइस था 1000 रुपए। ठीक है, अब 1000 रुपए तो प्राइस था, दो इनवाइसें भी बन गई, लेकिन अब मुझे पता चला कि उसका प्राइस 1000 रुपए तो था ही नहीं, उसका प्राइस था 1100 रुपए। अब वेंडर ने हमें डेबिट नोट दे दिया कि भैया जो प्राइस हमने भेजे थे 1000 रुपए से, वो 1000 नहीं बल्कि 1100 रुपए थे, आपने जो बिलिंग करी है वो 100 रुपए कम से करी है। ठीक है, उस केस में हम जीएसटी डेबिट मेमो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों का इम्पैक्ट बताऊंगा कि विथ क्वांटिटी और विदाउट क्वांटिटी में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हमें स्टॉक देख लेना चाहिए कि हमारे पास 15 क्वांटिटी पड़ी हुई है अभी। बैटरी 15 आई हैं हमारे पास। ठीक है, और बैटरी हमारे पास 15 आई हैं, जिसमें 1000 रुपए की वैल्यू के साथ ही हमारे पास आई हुई है। ठीक है, लेकिन पार्टी कहती है 1000 रुपए से नहीं बल्कि हमारे प्राइस 1100 रुपए थे, तो हमारा स्टॉक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि पार्टी जो है वो 100 रुपए इंटू 15 यानी कि 1500 रुपए उसके अकाउंट में और क्रेडिट होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली सिस्टम दोनों ऑप्शन देता है। अभी पार्टी का बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। 10,500 रुपये लिख लेते हैं इसका। पार्टी का बैलेंस है अभी हमारे पास 10,500। अगर इसमें 1500 रुपये और ऐड कर दूं तो शायद ये 12,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1500 इक्वल टू 12,000। आई थिंक कैलकुलेशन आप देख लेना। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है हमारे पास? 15। हमारा स्टॉक प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, सिर्फ पार्टी में 1500 रुपये जोड़ने हैं मुझको, साथ ही साथ जीएसटी वैल्यू भी 1500 रुपये में जो भी वैल्यू अप्लाई होगी वो भी बढ़ानी है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं?
नॉर्मली यूजर क्या करता है, पार्टी ने आपको डेबिट नोट दिया, आप एपी इनवॉइस ओपन किए, यहाँ पर जीएसटी डेबिट नोट सेलेक्ट कर लिए और आइटम ले लिया। अब कितनी क्वांटिटी थी? 15। जीएसटी डेबिट नोट कितने का है? 100 रुपए का। ठीक है। और पर्सन हमारा इसको ऐड कर देता है। इसमें जीएसटी डेबिट नोट स्टैंड अलोन क्रिएट करने के लिए आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और डेट डालनी होती है कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप डेबिट नोट बना रहे हो। अब जब यूजर बिना इस ऑप्शन को टिक किए, विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग वाला ये ऑप्शन टिक किए बनाता है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? चलो मैं अभी 5 का बना के दिखा देता हूँ, वरना स्टॉक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 का बनाता हूँ मैं। ठीक है। अब मान लो 5 क्वांटिटी का 100 रुपए से डेबिट नोट आपको डालना है, तो आप जब इसे ऐड करोगे, ये ऐड हो गया। अब देखोगे तो स्टॉक में क्या प्रभाव पड़ा है, आपका कितना हो गया? 20। डेबिट नोट तो डाला, बट अभी ये क्या हो गई, क्वांटिटी भी बढ़ गई। ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप रेट डिफरेंस का डेबिट नोट डालते हो, उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना जरूरी होता है। तो करके देख लेते हैं। यहाँ पर ले लिया जीएसटी डेबिट नोट, मैं आइटम ले लेता हूँ 7 नंबर, 20 क्वांटिटी का 100 रुपीज से डेबिट नोट, और मैं इसमें प्रेस करूंगा विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग। अब सिस्टम क्या करेगा, पार्टी के अकाउंट में, ये क्या कह रहा है, रेफरेंस नंबर 1234 और आज की डेट। अब सिस्टम क्या करेगा, पार्टी के अकाउंट में 2100 रुपये इसने क्रेडिट कर दिए। 20 × 100, 2000 रुपये हो गए, और 100 रुपये आपका टैक्स। तो ये आपके 2100 रुपये पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और आपके रॉ मटेरियल की भी वैल्यू बढ़ गई, जीएसटी का भी इम्पैक्ट आ गया, और सारा कुछ आपका यहाँ पे हो गया। लेकिन इस ऑप्शन को टिक करने के बाद आपका स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ रेट डिफरेंस का जो डेबिट नोट होगा, 20 क्वांटिटी है, अब इससे पहले मैंने पोस्ट किया तो 15 थी, 15 में विदाउट क्वांटिटी पोस्ट करके मैंने पोस्ट किया तो 5 स्टॉक बढ़ गया, जबकि हमें स्टॉक नहीं बढ़ाना था, सिर्फ रेट डिफरेंस का जीएसटी डेबिट नोट हमें डालना था। ठीक है, तो हमें इस ऑप्शन को टिक करके रखते हैं। जब इस ऑप्शन को टिक करके रखेंगे तो स्टॉक की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ पार्टी के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब देखोगे आप तो हमारा स्टॉक अभी भी 20 ही है, स्टॉक नहीं बढ़ा ना घटा, क्योंकि ये डेबिट नोट आया था रेट डिफरेंस का 100 रुपए के साथ। ठीक है, तो पार्टी के अकाउंट में वैल्यू हमारी बढ़ गई। ठीक है, ये हमने थोड़ा 2 बार ऐड कर दिया, इसलिए वैल्यू ज्यादा हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एपी इनवॉइस क्रिएशन के टाइम पे जब आप जीएसटी डेबिट मेमो का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप पहले ये समझ लो, क्या ये डेबिट नोट क्वांटिटी का भी है या सिर्फ रेट डिफरेंस का है। यदि यह सिर्फ प्राइस घटाना बढ़ाना हो तो इस ऑप्शन को टिक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करते हो तो आपका स्टॉक भी प्रभावित होगा जीएसटी डेबिट नोट के ट्रांजैक्शन के साथ, और फिर स्टॉक बढ़ जाता है कंपनी के अंदर। बाद में पता चलता है कि फिजिकल स्टॉक वर्सेस एसआईपी में पड़ा हुआ स्टॉक मैच नहीं कर रहा है, ऑडिट होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, फिर पता करना पड़ता है कि ये स्टॉक घटा कैसे, बढ़ा कैसे, तो कभी भी स्टॉक आपका मिसमैच नहीं होगा। तो एक प्रॉपर एसएपी में B1 में परचेजिंग की एंट्री करने से पहले आप प्रॉपर श्योर हो जाओ कि आपके रेट डिफरेंस का डेबिट नोट है, आपको बिल ऑफ सप्लाई बनानी है, आपको सिर्फ टैक्स पोस्ट करना है या पूरी जीएसटी इनवॉइस बनानी है। तो मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए कि परचेज ऑर्डर बनाते वक्त वेंडर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आइटम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जीआरपीओ करते वक्त हमारा वेंडर के कैसे प्रभावित होता है, और आइटम पे स्टॉक कैसे इन हो जाता है। एपी इनवाइस करोगे, जीएसटी टैक्स इनवाइस
आपका नॉर्मल प्रोसेस होती है, और अगर आप गलती से टैक्स रेट डालना भूल जाते हो या कम या ज़्यादा डाल देते हो, तो आप सिर्फ टैक्स की वैल्यू को कैसे पोस्ट कर सकते हो, प्लस बिल ऑफ सप्लाई आप अनरजिस्टर्ड वेंडर के साथ क्रिएट करते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप डेबिट नोट डाल रहे हो और डेबिट नोट आपका सिर्फ जीएसटी डेबिट मेमो आप बना रहे हो एपी के अंदर, तो अगर वो सिर्फ रेट डिफरेंस का है कि गलती से वेंडर ने आपको 1100 रुपए की चीज़ 1000 रुपए में भेज दी, बाद में 100 रुपए का उसने क्रेडिट नोट आपको इशू कर दिया वेंडर के लिए, जीएसटी डेबिट मेमो आप अपने सिस्टम पे बनाओगे, ठीक है, तो आपको उस समय जीएस विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग टिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे टिक नहीं रखते हो तो आपका इन्वेंट्री इम्पैक्ट भी हिट होगा, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको जीएसटी ओ सॉरी विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग को टिक करके ही आपको जीएसटी डेबिट मेमो एपी के अंदर बनाना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो एपी की परचेजिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर पोस्ट करो और मैं उसको आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा। धन्यवाद।